हेलो फ्रेंड्स, तो चलो आज हम सुनने जा रहे हैं प्रसिद्ध कहानीकार मुंशी प्रेमचंद्र की बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी बड़े भाई साहब। तो सुनते हैं हम छोटे भाई की जुबानी। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की, वह 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। वह स्वभाव के बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हारिशों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें न कोई अर्थ होता, न कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रेयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस न हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ जैसा था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे, कभी फाटक पर वार कर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से यह बात क्यों न निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रौश में मिले हुए शब्द को मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ न आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले। नहीं, ऐरा गैरा नत्थु खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है जब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा है? रोज के क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे के 2-2, 3-3 साल पढ़ता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद कर वक्त गंवा दोगे और मेरे पास आ जाओगे? तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ
और मजे से गुल्ली डंडा खेलो, दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो। मैं यह लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में न पाता और उस निराशा में जरा देकर कि लगता मैं सोचने लगता क्यों न घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मूर्ख बना रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। झटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले के नक्शे बनाए, बिना कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल उठना, 6 बजे मुंह धोकर नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन कर कर 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के वह हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के वह दांव धाव वाली बॉल की तेजी से फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आंख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद न रहती। फिर भी भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल ही जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर न हो। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में ही आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता। मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं। आपकी यह घोर तपस्या कहाँ गई। मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया। लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद लगा। हाँ, अब मुझे उनके ऊपर अभिमान हुआ और आत्माभिमान भी बढ़ गया। भाई साहब का वह रोब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपको अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जवाब से हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का आतंक अब मुझ पर नहीं। भाई साहब ने भी इसे भांप लिया। उनकी शहरत बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का समय गिल्ली डंडा से उनकी भेंट कर भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए तो दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग हो गया। मगर भाईजान, घमंड बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्या हस्ती। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया या यूं ही पढ़ लिए। महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं,
असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजों को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेकों राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर दिए थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला न था। आदमी जो कुकर्म का चाहे करे, पर अभिमान न करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दिन दुनिया से गया। शैतान का हाल भी पड़ा होगा। उसे यह अनुमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई नहीं। अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया। शाहिरों ने भी एक अहंकार किया था। भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तुम तो बहुत आगे बढ़ चुके हो। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए। अंधे के हाथ बटेर लग गई है, मगर बटेर केवल एक हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडा में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशान खाली न जाए। मेरे फेल होने पर न जाओ। मेरे दर्जे में आओगे तो दांत पीसने जाएंगे। अब अलजबरा और ज्योमेट्री में लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी को गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये याद रख लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफा चट। सिर्फ भी न मिलेगा, सिफर भी। हो किसका ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोर्डियो, चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इस अभावों को नाम भी न जुड़ते। एक ही नाम के पीछे दोयम तेयम चराहम पंचम लगाते रहते हैं। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। अ ब ज की जगह ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। मुमतहिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और ज ब में क्या फर्क है। व्यर्थ की बात में क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों का क्या परवाह। वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा हो, चाहे कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले। और इसी रटंत का नाम शिक्षा रखा है। आखिर इन बेसिर पैर बातों के पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा देते हैं और आधार लंब से दुगना हो जाता है। पूछिए इसके प्रयोजन। दुगना नहीं चौगुना हो जाए या आधा ही रह जाए, मेरी बला से। लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुरापात याद करनी पड़ती है। कर दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कॉपी सामने की रखो और कलम हाथ में लिए उसके नाम पे रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इससे आदमी के जीवन में संयम आता है। दूसरों पर उस पर स्नेह होने लगता है। उसके कारोबार में उन्नति होती है। जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्ने में लिखने की क्या जरूरत? मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ। यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है। व्यर्थ में किसी बात को ठूसते रहो। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, उनको 4 पन्ने रगड़ने पड़ेंगे। चाहे जैसा लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो यह बात कहे कि संक्षेप में लिखो।
समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखूं जो 4 पन्नों से कम न हो। ठीक, तो संक्षेप में 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज तो दौड़िए और धीरे धीरे भी। अब बात उल्टी है या सीधी? बालक भी इतनी सी बात समझ नहीं सकते, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब आटे दाल के भाव मालूम पड़ेंगे। इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसीलिए मेरा कहना मानिए, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहूंगा उसे गिरा बांधिए, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकट था। नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होती। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लगा। जब पास होने पर तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही लिए जाएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा है, उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम। बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास हुआ है फिर उसे लुप्त न करना चाहता था। और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हुआ और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत न की थी, पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद पर अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए। 10 बजे तक इधर, 4 बजे भोर में उठ जाते। 8 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन होती, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख न होता, लेकिन विधि की बात कौन टाल सके। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो गए तो मैं उनके बराबर आ जाऊंगा। फिर वह किस आधार पर मेरी तजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मेरे हित के लिए ही विचार में मुझसे डांटते हैं। मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो जो मैं दनादन पास हो जाता हूँ, और इतने अच्छे नंबरों से। अब के भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या न पढ़ूं, मेरी तकदीर बलवान है। इसीलिए भाई साहब के डर पर अब थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बंद हुआ। मुझे कनकोए उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया। अब सारा समय पतंगबाजी से ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नज़र बचाकर कनकोएं उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारी आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल हो जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नज़र में कम हो गया है। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर मैं एक कनकौवा लूटने के बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संसार की ओर ग्रहण कर रही हो।
बालकों की एक पूरी सेना लग गए और झड़दार बांस लिए उसके स्वागत करने दौड़ रही थी। किसी को उसके आगे पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है। न मोटर कारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, तो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इस बाजारी लड़कों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो? मुझे तुम्हारी इस कम अक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने दिल में समझते होंगे मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और उन्होंने मुझे कुछ कहने का हक नहीं है। लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और चाहे आज भी तुम मेरी ही जमात में आ जाओ, मैं परीक्षकों का यही हाल है, तो निस्संदेह अगले साल तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओगे। लेकिन मुझ में और जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, हमेशा रहूंगा। मेरे दुनिया का और जिंदगी का जो तजुर्बा है, तुम अपनी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम MD, D.Phil और D.Lit ही क्यों न हो जाओ। किताबें पढ़ने से समझ नहीं आती। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा भी शायद 5वीं जमात में आगे नहीं गए। लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले, अम्मा और दादा हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रखेंगे। केवल इसीलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसीलिए उन्होंने दुनिया हमसे ज़्यादा देखी है और उन्हें ज़्यादा तजुर्बा है। अमेरिका में किस जहर की राज्य व्यवस्था है और 8वें हेनरी ने कितने विवाह किए और आकाश में कितने नक्षत्र है, यह बातें चाहे उन्हें मालूम न हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे ज्यादा है। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवाय तुम्हें कुछ न सूझेगा। लेकिन तुम्हारी जगह पर दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो। पहले खुद मर्ज को पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम तुम तो इतना ही नहीं जानते कि महीने भर कैसे चलता है। जो दादा कुछ भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चिराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम तुम खर्च कर रहे हैं, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ पे MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के 1,000 रुपये पाते हैं। लेकिन उनके घर इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। पहले खुद का घर इंतजाम करते थे, पूरा खर्च न पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई। तो भाईजान यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। मेरे देखते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम यह न मानोगे तो मैं थप्पड़ का भी प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे तन मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमाते हैं बिल्कुल सच है और जो आपका कहने का अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बाल कनकाए उड़ान को मना नहीं करता था। मेरा जी ललचाता रहा, लेकिन क्या करूं? खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? यह कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकवा मेरे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी।
लड़कों का एक गोल पीछे दौड़ता आ रहा था। भाई साहब लंबे है ही उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होटल की तरफ दौड़ पड़े। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। हम ऐसे ही कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।